हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2026 और 2027 के लिए यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम जीएस के लिए हम लोग लेके आए हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहने वाला है। 1 दिसंबर से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगले हफ्ते से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, देर ना करें। जो आपका ये वाला प्रोग्राम है 2026 वाला, ये चलेगा 9 महीने तक, 9 मंथ्स का प्रोग्राम है। अगस्त 2026 तक चलेगा क्योंकि तब आप लोगों का मेंस है। और 2027 वाला जो प्रोग्राम है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है, अभी से आप लोग एक अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। और 21 मंथ्स का प्रोग्राम है जो 2027 के अगस्त तक चलेगा। तो इस प्रोग्राम्स को लेकर जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 9150449990, इस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारा जो प्रीलिम्स को लेकर एक टेस्ट सीरीज चल रही है, टोटल 51 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज है जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड है तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट लाइव क्लास अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में ये बैच भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 49 रुपीज़ पे करके इस बैच का ट्रायल या डेमो लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उस पर 49 रुपीज़ पे करके हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। फिर आपको जो इसका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ के थ्रू आप ट्रायल क्लासेस को अवेल कर पाएंगे। और अगर ट्रायल क्लासेस के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में, कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हमें कल का भी एक आर्टिकल कवर करना है, इट्स अ वेरी स्मॉल आर्टिकल, लास्ट में उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये पहले आज का न्यूज़पेपर है, इसमें एज सच यहाँ पर कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, और यूपीएससी में भी इस तरीके का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, दिस कुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। और उसके नीचे सेकंड स्टेटमेंट में रीज़न, ठीक है, कि क्या इसका रीज़न है। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए और इसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। ठीक है, तो नीचे इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इसी तरीके का सवाल जो है, आजकल यूपीएससी ने जो क्वेश्चन का पैटर्न बदला है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, उस तरीके के क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग जवाब मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पहले आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है, आपके स्टेट पीसीएस में आ सकता है। आपको रीज़न जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए, ना सिर्फ आज के दिन का, बट ऐसे जितने भी हमारे कह सकते हैं देश के इतिहास में जो भी प्रोमिनेंट डेज रहे हैं, ठीक है, उस पर 1 तारीख को कौन सा दिवस या कौन सा दिन मनाया जाता है, और उसको मनाने के पीछे, उसको सेलिब्रेट करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप आगे को पढ़ें, मतलब आज से जैसे भी आप आगे को तैयारी करें, तो कभी भी कोई भी जो इंपॉर्टेंट डेज हैं सिर्फ उनकी तारीख याद ना रखें, बल्कि ये भी याद रखें कि वो दिन क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सीधे एक्सप्लेन पेज पर। 2 आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और दोनों आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेम इशू है। ठीक है, ये यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है कहाँ पर? इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट एक अफ्रीकी देश है। अगर यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इस मैप पर नज़र डालें तो आई होप आपको ये जो रीजन यहाँ पर मैप में दिख रहा है, आप इस एरिया से, इस रीजन से फेमिलियर होंगे, आई होप सो। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका में ये वाला जो रीजन है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये सोमालिया वगैरह देश है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर जिबौती मिल जाएगा, ऊपर ये वाला देश दैट इज इरिट्रिया, और इसके यहाँ पर जो देश है ये पूरा, दिस इज योर इजिप्ट।
ठीक है, जिसको हिंदी में मिस्र भी कहते हैं। तो इजिप्ट के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में, ठीक है, इजिप्ट के पूर्व उत्तर की तरफ में यहाँ पर एक वॉल्केनो का एरप्शन हुआ है। इसका नाम है हाईली गुब्बी। ठीक है, हाईली गुब्बी, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। और ये बेसिकली जो आपका रेड सी वाला रीजन है ना, जो लाल सागर या रेड सी वाला रीजन है, जस्ट उसके पास आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, टूवर्ड्स दैट साइड। तो यहाँ पर ये हुआ है। अब इस वॉल्केनिक इरप्शन से नुकसान क्या हुआ, या वाई वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट इट। ठीक है, ये हमारा जो उड्डयन क्षेत्र है, ठीक है, जो एविएशन सेक्टर है, उसमें इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्लूम्स होते हैं, प्लूम्स मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर बहुत एक्सप्लोसिव वॉल्केनो होता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्या निकलती है, ऐश निकलती है, डस्ट निकलती है ना, राख निकलती है, धुआं निकलता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से इरप्ट होने के बाद वो टूवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, इधर की तरफ को मूव करती है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, है ना, उसके बाद फिर हम इधर को चलेंगे तो जो आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, इधर की तरफ बेसिकली आपके जो ये वो है वेस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको जहाँ पर अरेबिक कंट्रीज हैं सारी। और उसके बाद इधर को अगर हम चलेंगे तो वी विल एंड अप टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इंडिया की तरफ हम लोग पहुँचेंगे, इंडिया के वेस्टर्न साइड से। तो वहाँ तक ये हवाएं पहुँची हैं। ठीक है, और इन हवाओं की वजह से हुआ यही है कि इसमें जितने भी मतलब ऐसे डस्ट पार्टिकल्स या कह सकते हैं आप ऐश पार्टिकल्स, है ना, या फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के साथ उधर की तरफ आए हैं, इंडिया की तरफ। और इसकी वजह से जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो प्रभावित हुई है। ठीक है, तो ये मेजर कंटेक्स्ट है। तो इसी को हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे जो वॉल्केनिक ऐश है ना, जो वॉल्केनो से, जो ज्वालामुखी से जो राख निकलती है, वो कैसे एयरक्राफ्ट्स के लिए डेंजरस है, यही बात हमने यहाँ पर समझनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो हाईली गुब्बी वॉल्केनो में जो इरप्शन हुआ है इथोपिया में, संडे के दिन ये हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से कई सारे देशों में जो एयरलाइंस का शेड्यूल है वो डिसरप्ट हुआ, प्रभावित हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। कुछ फ्लाइट्स को जो है वो कैंसिल करना पड़ा, कई सारी फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से चली, डिलेज रही, और कुछ फ्लाइट्स को जो है उनका रास्ता बदलना पड़ा, उनको डाइवर्ट करना पड़ा। इंडिया का जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, दैट इज़ DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने यहाँ पर एक मंडे के दिन अर्जेंट ऑपरेशनल एडवाइजरी जो है वो सभी इंडियन एयरलाइंस को जारी करी, और ये कहते हुए कि आप जो ये वॉल्केनिक ऐश इफेक्टेड एरिया है उसको आप पूरी तरीके से क्या करें, अवॉइड करें। मतलब जिस एरिया में ये वॉल्केनिक ऐश देखने को मिल रही है, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप कह सकते हैं कि धुएं का गुबार सा दिख रहा है आसमान में, वो जो रूट है वो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब उस रास्ते में नहीं जाना है, या उतनी हाइट पर जहाँ पर वो धुआं दिख रहा है वहाँ पर नहीं जाना है। वही चीज़ लिखी है कि जो वॉल्केनिक ऐश अफेक्टेड एरियाज़ हैं और जो फ्लाइट का एल्टीट्यूड है उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो कैरियर्स हैं उनको भी डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड ऐश एनकाउंटर। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके के ऐश से एनकाउंटर हो रहे हैं तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग इंजन परफॉर्मेंस अनोमलीज और कैबिन स्मोक या ऑर्डर। ठीक है, सस्पेक्टेड ऐश एनकाउंटर का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं पर ऐश को एनकाउंटर कर रहा है, वो कैसे पता लगेगा, कि या तो जो आपका एयरक्राफ्ट का इंजन है उसकी परफॉर्मेंस में अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ी लगती है, ठीक है, कुछ भी लगता है, सस्पेक्ट भी होता है, संदिग्ध लगता है कुछ भी। और वहीं अगर हम बात करें कि जो कैबिन होता है, एयरक्राफ्ट का जो कैबिन होता है जहाँ पर पैसेंजर और क्रू रहते हैं, मतलब ट्रैवल करते हैं जिसके थ्रू, जिस एरिया में, है ना, जहाँ पर बैठ के, वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का स्मोक, धुआं, या किसी भी तरीके की कोई ऑर्डर, है ना, कोई महक आपको लगती है, ठीक है, तो वो आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ठीक है, और इस इरप्शन के बाद रिपोर्ट ये है कि ये जो इरप्शन है ये बहुत सालों के बाद हुआ है। ठीक है, इस एरिया में फ्रीक्वेंट इरप्शंस नहीं होते हैं। तो ये वाला वॉल्केनो जो है वो लगभग आज से 12,000 साल पहले, या आप कह सकते हैं कि जो अभी इरप्शन हुआ है वो 12,000 साल बाद इरप्शन हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से जो ऐश क्लाउड्स हैं वो कई देशों तक पहुँचे हैं। ठीक है, मैप में आपको जो अरबिक कंट्री है, यमन वहाँ पर दिख रही थी, तो यमन, ओमान, है ना, यहाँ तक पाकिस्तान तक पहुँचा है। उसके बाद इंडिया के भी कुछ एरियाज़ में ये पहुँचा है। ठीक है, इंडिया में ये मंडे को ये जो ऐश क्लाउड्स है ये पहुँचते हैं गुजरात की तरफ से, गुजरात, राजस्थान, इस तरफ से, यानी कि आप कह सकते हैं वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। और उसके बाद
टूवर्ड्स दिल्ली एंड साउथ ईस्ट रीजन में भी ये पहुंचे हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे करके ये आ रहे हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगभग, है ना, और उसके बाद फिर ऐसे करके जो हमारा दिल्ली का रीजन है या उत्तर प्रदेश का रीजन है वहाँ तक भी ये गए हैं। और एक्सपेक्टेड है कि कल शाम मतलब ट्यूसडे की इवनिंग तक ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो है वो पूरे का पूरा क्रॉस करके इंडिया को चाइना तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और इसमें यही लिखा गया है कि ये इरप्शन इतना, मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोसिव था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि थिक प्लूम्स ऑफ स्मोक एंड ऐश, वॉल्केनिक ऐश अप टू 14 किलोमीटर्स इन द स्काई, कि आसमान में मतलब ये इतना ज़्यादा इसमें से जो प्लूम निकला है ना, उसमें वॉल्केनिक ऐश है, प्लूम्स है ना, और स्मोक वगैरह है, ये हवा में आसमान में 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक देखा गया है। ठीक है, अब लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्यों जो वॉल्केनिक ऐश है वो एविएशन सेक्टर के लिए इतना बड़ा कंसर्न है, इतनी बड़ी चिंता की बात है, क्यों है? देखो, जो वॉल्केनिक ऐश के पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी एब्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव का मतलब होता है रफ। ठीक है, रफ पार्टिकल, खुरदुरे पार्टिकल, कि आप अगर वो मतलब इस तरीके के पार्टिकल्स अगर किसी दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको रफ बना देते हैं, खुरदुरा सा बना देते हैं, है ना। तो उस तरीके के पार्टिकल्स ये होते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स होते हैं, ठीक है, उनको भी क्लॉक कर सकते हैं। क्लॉक करने का मतलब है कि उनको भी ये जाम कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको भी ये जाम कर सकते हैं। जो न्यूमेटिक्स होते हैं, है ना, उनको भी ये मतलब ख़राब कर सकते हैं। जो कॉकपिट की विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन मतलब जैसे आपने कभी प्लेन देखा होगा, तो प्लेन में जहाँ पर पायलट्स जहाँ पर बैठ के प्लेन को मतलब फ्लाई करते हैं या आप कह सकते हैं ऑपरेट करते हैं, उसके आगे एक विंड स्क्रीन लगी होती है, मतलब जैसे गाड़ियों में शीशा होता है ना, उसी तरीके का एक शीशा होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो पायलट्स हैं वो आगे देखते हैं। तो वो जो विंड स्क्रीन होती है वो भी ओपेक हो जाती है। ओपेक मतलब उसमें भी पार्टिकल्स जम जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो उसमें भी क्लियर बाहर से फिर बाहर की तरफ को नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि एयरक्राफ्ट के इंजन की जो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं ये उसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, है ना, जिनको विंग्स कहते हैं, वो विंग्स बेसिकली दे एक्ट एज दी फ्यूल टैंक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल कहाँ पर स्टोर्ड होता है। एयरक्राफ्ट में फ्यूल जो है वो उसके जो विंग्स होते हैं उसमें स्टोर्ड होता है, दे एक्ट एज ए स्टोर फ्यूल टैंक। और उसी एयरक्राफ्ट के नीचे आपने देखा होगा दो बड़े बड़े गोल से वो होते हैं, मतलब आपको गोल सा एरिया दिखाई देता है। उनके अंदर अगर आपने कभी देखा हो, मतलब रियलिटी में तो नहीं, रियलिटी में तो आप उतना क्लोज वैसे नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट अगर आपने कभी किसी इमेज में, किसी फोटो वीडियो में देखा हो, तो वो जो गोल सा एरिया होता है उसमें होते हैं टरबाइन के ब्लेड्स, मतलब वहां पर एयरक्राफ्ट का इंजन होता है। ठीक है, दोनों साइड एक एक भी हो सकते हैं या दोनों साइड दो दो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो उसके जो टरबाइन ब्लेड्स है उसको भी ये डैमेज कर सकता है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि या तो वो जो इंजन है वो काम करना बंद कर दे, है ना, या वो फ्लेमिंग आउट, फ्लेमिंग आउट का मतलब है कि इंजन जो है उसमें प्रॉपरली फ्यूल बर्न होना बंद हो जाए। ठीक है, तो एब्रेसिव पार्टिकल्स तो उसमें होते ही हैं, उस वॉल्केनिक ऐश में है, उसके साथ साथ उसमें कुछ टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं। ठीक है, जो कि एयरक्राफ्ट के वेंटिलेशन सिस्टम में भी एंटर कर सकती हैं। इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो कैबिन की एयर क्वालिटी है यहाँ, यानी कि जहाँ पर पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, उस कैबिन एयर क्वालिटी की कंडीशन जो है, या आप कह सकते हैं कि उसकी एयर क्वालिटी ड्रॉप हो सकती है ना, और उसमें कुछ रेस्पिरेटरी ट्रबल्स भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स का मतलब है कि अगर इस तरीके की टॉक्सिक गैस, पॉइजनस गैस उस कैबिन में एंटर करती है तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत या तकलीफ हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। अब इसके बाद अगर हम जेट इंजन को लेकर बात करें तो यहाँ पर साफ साफ यही लिखा गया है कि ये जो इस तरीके की वॉल्केनिक ऐश है ये जेट इंजन की दुश्मन है। ठीक है, क्यों है? देखिए देखिए एविएशन सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा खतरा जो वॉल्केनिक ऐश से होता है वो एयरक्राफ्ट के इंजन को ही होता है। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट का जो इंजन है दैट इज अ जेट इंजन, वो क्या करता है कि जो उसके पंखे बहुत तेजी से घूमते हैं ना, अगर चलो मेरे को अगर कहीं, लेट मी ट्राई, अगर मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, वो देख के थोड़ा सा ना आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। देखिए
एयरक्राफ्ट अगर कोई ऐसी इमेज जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ना, ये समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? कहाँ गया वो? ये है, देखिए दिख रहा है ना, ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये इसके विंग्स हैं जो कि एज अ फ्यूल टैंक एक्ट करते हैं, और ये उनके नीचे लगे हुए इंजन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये एयर इंजन, जो एयरक्राफ्ट के इंजन है, ये कैसे काम करते हैं? ये काम बेसिकली ऐसे ही करते हैं कि ये एयर को अपने अंदर, जो है वो एयर, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सक करते हैं, ठीक है, एयर को ये सक करते हैं, है ना, बाहर से इंजन एयर लेते हैं, सक करते हैं, और उस एयर को ये कंप्रेस करते हैं, ठीक है। टरबाइन इंजन का काम ही यही होता है कि वो उस जो एयर उसने ली है, ड्रॉ करी है, सक करी है, उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसको फिर फ्यूल से मिला के, मतलब एविएशन फ्यूल जो होता है उससे मिलके वो एयर, कंप्रेस्ड एयर जो है वो जलती है, इग्नाइट होती है, और वहाँ से पावर मिलती है, ठीक है। उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो हाई प्रेशर गैसेज हैं वो पीछे की तरफ को जाती हैं, और वही चीज़ इंजन को और प्लेन को आगे की तरफ पुश करता है। बेसिकली जो आपका थ्रस्ट का प्रिंसिपल होता है ना, उसी प्रिंसिपल पर एयरक्राफ्ट काम करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं ना, रॉकेट जिसके थ्रू हम कहते हैं, लॉन्च व्हीकल जो हम कहते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि जब वो बर्न होता है तो उसमें नीचे की तरफ को काफ़ी सारी हॉट गैसेस निकलती हैं, और वो नीचे की तरफ को जो गैसेस निकलती हैं वो सिमिलरली उसको ऊपर की तरफ को एक पुश देती है, एक थ्रस्ट देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, हालांकि वहाँ पर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है रॉकेट के केस में, यहाँ पर ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, ठीक है, कि आगे की तरफ से इंजन ने जो है वो एयर सक करी, उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया, वो फ्यूल के साथ मिलके इग्नाइट हुई, फिर वो गैसेज जो है हाई प्रेशर में है पीछे की तरफ को जाएंगी, और पीछे की तरफ को जाएंगी तो वो आगे की तरफ को थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगी, और इंजन जो है या प्लेन के साथ पूरा आगे को जाएगा, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है प्लेन की वर्किंग में। अब यहाँ पर यह लिखा है कि एयर फ्लो और जेट फ्यूल के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और ये प्रॉपर बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है फॉर जेट इंजन टू फंक्शन। और अगर इस एयर फ्लो में किसी तरीके का कुछ डिसरप्शन होता है तो इससे जो इंजन है वो फ्लेम आउट हो सकता है या शट डाउन हो सकता है, ठीक है। फ्लेम आउट होने या शट डाउन होने का मतलब क्या है कि सही से जो फ्यूल है वो नहीं चल पाए, और या फिर जो है अगर उस जो एयर पार्टिकल है, मतलब एयर है उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स, अगर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, या वो जल नहीं पा रहे हैं, या वो इंजन के जो टरबाइन ब्लेड्स होती हैं उसमें कहीं पर अगर वो क्लॉग हो जा रही हैं, चिपक जा रही हैं, स्टिक हो जा रही है, तो फिर उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उससे वही है कि इंजन फ्लेम आउट हो जाएगा, यानी कि इंजन काम करना बंद कर देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझे? इसके बाद आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखा है कि इंजन का जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, ठीक है। अब जो ये वॉल्केनिक ऐश है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिलिका भी होता है, ठीक है। सिलिका मतलब जो सिंपल आप जिसको सैंड कहते हैं वो भी इसमें होता है, और सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। अब जो वॉल्केनिक ऐश है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं ग्लास होता है, पाउडर्ड ग्लास, ठीक है, वो है, जब वो इंजन के कंबशन चैम्बर में एंटर करती है तो वो पिघल जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और वो चेंज हो जाती है टू समथिंग सिमिलर टू मोल्टन ग्लास। मोल्टन ग्लास आपने कोई ऐसे वीडियोस आई थिंक देखे होंगे जिसमें ग्लास वर्क होता है। ग्लास वर्क मतलब कि पहले ग्लास को गर्म किया जाता है, मोल्टन बनाया जाता है ना, वो एक तरीके से सेमी, आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड कह सकते हैं उसको, है ना, तो उस तरीके का बनता है, फिर उसको आप जो भी शेप देना चाहें उस शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री में जो भी आप ग्लासेस देखते हैं या ग्लास के जो भी सामान बने हुए होते हैं, जैसे आप घर में कुछ क्रॉकरी देख लीजिए, है ना, कोई कप्स देख लीजिए, ग्लास देख लीजिए, मग्स देख लीजिए, वो सारे के सारे उसी तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। ग्लास को पहले पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और फिर वो चीज़ें बनती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि वॉल्केनिक जो ऐश है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाउडर्ड ग्लास होता है ना, और वो इतने हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है, मोल्टन ग्लास बन जाता है, ठीक है। अब वो जब मोल्टन ग्लास बनता है तो वो होता क्या है कि वो टरबाइन की ब्लेड्स तक जब पहुंचता है तो वो उन टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर मोल्टन ग्लास की एक लेयर बन जाती है, क्योंकि वहां पर वो चिपक जाता है ना,
और ये लेयर जो है वो क्या करती है, वो ब्लेड्स को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देती, ठीक है। तो इसकी वजह से इंजन जो है वो शट डाउन हो जाता है। और अगर ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसके विंग्स होते हैं उनके नीचे इंजन्स होते हैं, है ना, जो बड़े आपके ये होते हैं मतलब एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनमें दोनों साइड दो दो इंजन लगे हुए होते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 इंजन या 2 इंजन में से एक इंजन बंद हो भी गया किसी कारणवश, तो बाकी इंजन्स अगर फंक्शनल हैं तो फिर वो फ्लाइट जो है वो मतलब आराम से चल सकती है, ठीक है, या कम से कम इतना टाइम मिल सकता है कि आप नियरेस्ट एयरपोर्ट पर कोई इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ एक इंजन में नहीं बल्कि सारे इंजन में इस तरीके का कोई इशू आ जाए, फेलियर हो जाए, तो फिर आपका एयरक्राफ्ट जो है वो एक ग्लाइडर बन जाता है। ग्लाइडर मतलब कि जिसमें इंजन काम नहीं कर रहे हैं और आप हवा के रुख के साथ जिधर की तरफ को हवा जाएगी आप उस तरफ को बहते चले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने एक सिचुएशन देखी होगी, बड़ी ही दुखद सिचुएशन थी आपके, इफ़ आई एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, इसी साल 12 मई के दिन अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन के एयरपोर्ट के लिए, हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए एक विमान उड़ा था दिन के लगभग 1:30 बजे के आसपास। और जैसे ही वो विमान उड़ा वो थोड़ा सा ही दूर जाके क्रैश हो गया था एक हॉस्टल की बिल्डिंग में। आई होप आपको वो इंसिडेंस याद होगा, ठीक है। फिर उस इंसिडेंस की जब जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो उसमें एक मेन बात यही सामने आ रही थी कि उसके दोनों इंजन्स में जो फ्यूल कट ऑफ हो गया था, ठीक है। मतलब वही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इंजन काम करना बंद कर दिए क्योंकि उनको फ्यूल सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने वही उस समय भी ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी कि अगर आपके पास इस तरीके के ट्विन जेट इंजन्स हैं तो अगर एक इंजन फेल करता है तो दूसरे इंजन के बेसिस पर आप चल सकते हैं। दूसरे इंजन के मतलब अगर एक इंजन भी काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि सडनली जो फ्लाइट है वो नीचे गिर जाएगी, है ना। बट अगर ये सिचुएशन एक ही प्लेन पे होती है, मतलब एक ही फ्लाइट में होती, मतलब एक ही इंजन में होती है, तो आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन जो मोल्टन ग्लास स्टिक हो जा रहा है टरबाइन ब्लेड के साथ, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लेड चलना बंद कर देंगे, इंजन सीज हो जाएगा। तो अगर उस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो फिर, और ये अगर ये सारे इंजन में हो जाती है तो फिर एयरक्राफ्ट जो है वो मैंने आपको सिंपल बता दिया, वो एक ग्लाइडर बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि विच कुड रिजल्ट इन द इंजन शटिंग डाउन एंड इफ ऑल द इंजन शट डाउन द प्लेन बी स्पेसिफिकली एज अ ग्लाइडर। ग्लाइडर मतलब वही कि जो बिना इंजन के हवा में, हवा के डायरेक्शन के साथ एक तरीके से जस्ट फ्लोट कर रहा है, बह रहा है बस, ठीक है। अब लेकिन ये लिखा है कि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, कि जो मोल्टन ग्लास लाइक पार्टिकल्स हैं अगर वो टरबाइन की ब्लेड में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो पायलट्स को क्या करना होता है कि इंजन को पहले शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है, बंद करना पड़ता है, और फिर जो एयरक्राफ्ट है वो ग्लाइड करता रहता है। अब जो एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने इंजन को बंद कर दिया तो होगा क्या कि हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और जब हवा ठंडी होके उस ग्लास वाले रीजन से या टरबाइन ब्लेड्स के रीजन से पास करेगी, तो जो टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर ग्लास की लेयर बन गई है वो शटर हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। और टूट गई तो ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंजन जो है वो वापस से काम करना शुरू कर सकता है, ठीक है। और मतलब पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं भी होगा तो एटलीस्ट मैं वही कह रहा हूँ कि इंजन इतना काम करने लगेगा कि आप नियरेस्ट किसी भी एयरपोर्ट पर जो है वो सेफ लैंडिंग या इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इंजन्स को और उसके अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कभी कभी उनमें जो डैमेज होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वो मतलब ऐसा रिवर्सिबल डैमेज नहीं होता, ठीक है, कि ठंडी हवा से वो ग्लास की शील्ड बन गई, वो टूट गई, वापस से इंजन ने काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो जो डैमेजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। डैमेजेस जो परमानेंट होते हैं फिर उसके बाद क्या स्थिति बनती है देखिए। और ऐसा सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर फोकस करता है, मतलब एविएशन सेक्टर, वहाँ पर ये चीज़ रिस्क लेने लायक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसिडेंसेस पास्ट में हो चुके हैं। हालांकि इस बार तो बाय गॉड्स ग्रेस, है ना, भगवान की कृपा रही कि कहीं से भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, बट पास्ट में ऐसा हो चुका है, ठीक है। देखिए, एविएशन सेक्टर का जो ये डर है वॉल्केनिक ऐश को लेकर, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। पहले ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। वो ये दिखाते हैं कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो ये खतरा है वो कितना ज़्यादा रियल है, ठीक है। 1982 की अगर हम बात करें तो एक ब्रिटिश एयरवेज थी, दैट इज़ बोइंग 747 का एयरक्राफ्ट था। लंदन से न्यूजीलैंड की ऑकलैंड के लिए उसने उड़ान भरी, और वो जो वॉल्केनिक ऐश थी उस समय की, है ना, एक माउंटेन है दैट इज़ माउंट गैलेंगुंग, ठीक है, इंडोनेशिया में। वहाँ पर जो है ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था।
उस वॉल्केनिक इरप्शन से जो धुआं निकला या जो वॉल्केनिक ऐश थी उसके थ्रू वो फ्लाइट जो है जा रही थी। ठीक, इंजन के जो सॉरी एयरक्राफ्ट के जो चारों इंजन थे वो शट डाउन हो गए आफ्टर एन एनकाउंटरिंग दी ऐश। ठीक है, ऐश से एनकाउंटर हुए वो, मतलब ऐश के थ्रू गए, और ये सारा जो सिचुएशन मैंने आपको बताया वो होने के बाद चारों इंजन जो है वो शट डाउन हो गए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी एक भाग्यशाली वाली बात रही कि जो पायलट्स हैं वो प्लेन को इजीली ग्लाइड करके ले गए अवे फ्रॉम द ऐश क्लाउड, और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि उसके बाद वो इंजन को रीस्टार्ट करने में सक्सेसफुल रहे, और उसके बाद प्लेन को जो है वो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया के ही जकार्ता में की तरफ डाइवर्ट किया गया और वहाँ पर वो सेफली लैंड कर पाए। ठीक है, वहाँ पर ये पाया गया कि कई सारे जो इंजन के पार्ट्स हैं वो इस वॉल्केनिक ऐश पार्टिकल से बहुत ज़्यादा उनमें डैमेज हो गया था, और पायलट्स की जो विंड स्क्रीन्स थी दे वर ऑल्सो सैंड ब्लास्टेड बाय दी ऐश। सैंड ब्लास्टेड मतलब कि जैसे कोई छोटे, आप कह सकते हैं माइन्यूट सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो अगर आपके कोई जो इस तरीके की विंड स्क्रीन है उसके ऊपर अगर लगातार वो टकराएंगे तो क्या होगा, वो विंड स्क्रीन काफ़ी रफ सी हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी थी पायलट्स की बाहर देखने की वो भी थोड़ा सा इम्पेयर हो रही थी, मतलब उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। ठीक है, तो एक इंसिडेंस तो ये था। एक इंसिडेंस यहाँ पर और दिया गया है। उसके बाद 1989 का एक इंसिडेंस है। चारों इंजन ऑफ अ KLM बोइंग 747 ये फेल हो गए थे व्हेन द एयरक्राफ्ट विच वाज लेस देन 6 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, 6 महीने पुराना ही एयरक्राफ्ट था। ये एयरक्राफ्ट जो है वो माउंट रीबाउट, ठीक है, रीडाउट, सॉरी रीडाउट एक माउंट है अलास्का में, वहाँ पर भी एक इरप्शन हो रहा था, और जब उसके वॉल्केनिक ऐश क्लाउड के थ्रू ये एयरक्राफ्ट जा रहा था तो इसके चारों जो इंजन है वो यहाँ पर फेल हो गए थे। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है वो जापान के टोक्यो से एम्स्टर्डम जा रहा था, और फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स जो किए गए रीस्टार्ट करने के उस इंजन को वो फेल हुए, लेकिन इवेंचुअली जो है पायलट्स ने सक्सीड हुए और एयरक्राफ्ट जो है वो रीस्टार्ट, उसके इंजन रीस्टार्ट हो पाए। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को अलास्का के ही एंकरेज में डाइवर्ट किया गया। चारों इंजन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ और इनको रिप्लेस करना पड़ा। ठीक है, $80 मिलियन का नुकसान जो है वो एयरक्राफ्ट को हुआ था। ठीक है, बाकी इसके नीचे जो यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जो ये वॉल्केनिक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ये हाईली गुब्बी का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ऊपर तक और कितना ज़्यादा आपको ये पूरा का पूरा वॉल्केनिक क्लाउड दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ थी, और बाकी वॉल्केनिक इरप्शन के पीछे जो साइंस है यह भी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हम बात कर रहे थे माउंट सेमेरू की, याद है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि वॉल्केनो जो है वो कब इरप्ट होती है, जब हीट जो है, ठीक है, वो बीनीथ द अर्थ सरफेस मूव करती है। जब प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, है ना, और एक फ्लोइंग सब्सटेंस सा बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैग्मा। अब मैग्मा जो है वो जो उसके चारों तरफ के सॉलिड रॉक्स हैं उनसे हल्का होता है, तो मैग्मा जो है वो ऊपर मतलब राइज करता है और सरफेस के नियर चैम्बर्स में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जब चैम्बर्स फिल होते हैं तो फिर ये सराउंडिंग रॉक्स के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली कुछ मैग्मा जो है वो रॉक्स में से जो क्रैक्स होते हैं उनसे फ्लो करता हुआ सरफेस पर आ जाता है, और जब ये इसी को बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है, और जो मैग्मा सरफेस पर आता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लावा। ये भी हमने कुछ दिनों पहले जो माउंट सेमरू का जिक्र किया था वहाँ पर भी ये बात डिस्कस की थी। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए, और इस साल इस तरीके के जो वॉल्केनिक इरप्शंस के केसेस हैं, और खासकर इस तरीके का जो इससे एक वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट दिखाई देता है एविएशन सेक्टर के ऊपर, उसका जिक्र किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल फिर इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है ना, जिसकी अगर हम बात यहाँ पर कर लें कि जो इथोपिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है उससे ऐश क्लाउड जो हैं वो इंडिया तक कैसे पहुँच गए, है ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं ऑफ द वॉल्केनिक ऐश फ्रॉम इथोपिया, ये इंडिया के रीजन में पहुँचे, और एक्सपेक्टेड है कि ये मतलब मंडे को इंडिया में पहुँचे, और एक्सपेक्टेड है कि ट्यूसडे यानी कि कल इवनिंग तक ये वापस मतलब चाइना तक ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में जो हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन, मैंने आपको दिखाया मैप में, नियर द रेड फोर्ट की कोस्ट लाइन के पास, रेड सी की कोस्ट लाइन के पास। ठीक है, तो जो वॉल्केनिक ऐश है वो ऐसे हाइट पर ट्रैवल कर रही थी जो कि जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंसेस की जो एयरप्लेन्स हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक है, एयरलाइंस के शेड्यूल जो है वो इसकी वजह से डिसरप्ट हुए ताकि इस वॉल्केनिक ऐश के क्लाउड को अवॉइड किया जा सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी ये कहा
कि दैट्स द सिचुएशन वुड रिवर्ट टू नॉर्मल फ्रॉम ट्यूसडे इवनिंग, कि सिचुएशन जो है वो ट्यूसडे की इवनिंग तक वापस नॉर्मल हो जाएगी। अब ये हुआ तो वही मैंने आपको पूरा इंसिडेंस तो बता ही दिया कि हाइला गुब्बी का वॉल्केनो जो है वो संडे को इरप्ट हुआ, और पहली बार इरप्ट हुआ है 12,000 साल में। ठीक है, कोई लावा या मैग्मा फ्लो देखा नहीं गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैस और प्लूम जो है वो यहाँ पर दिखाई दी हैं। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, ग्लास और सम अदर मटेरियल जो कि एक्सप्लोसिव इरप्शन में इजेक्ट हुए हैं, उनमें से जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो तो आसपास के एरिया में ही गिर गए, लेकिन जो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हैं और सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर तक राइज करी हैं, लगभग 15 से 40 किलोमीटर अबव द सरफेस। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है? दिस हैपन्स मेनली बिकॉज द एयर अराउंड द वॉल्केनो हीट्स अप सीवियरली। क्योंकि देखो होता क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा साइंस चल रही है, इस चीज़ को समझेंगे कि जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी हॉट गैसेस उसमें से बाहर निकल रही हैं, तो उसके आसपास की जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और आसपास की हवा अगर गर्म होगी तो फिर वो गर्म हवा क्या होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, वो राइज करती है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कि वॉल्केनो जो है वो आसपास की हवा को हीट कर देती है, गर्म कर देती है, वो हवा लाइट हो जाती है, राइज करती है, और अपने साथ जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, उनको ऊपर ले जाती है। इसी वजह से ये काफ़ी ऊंचाई तक इस तरीके के पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, और हाइट पर होने की वजह से जो एयर करंट्स हैं वहाँ पर वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक प्लूम्स जो है वो जनरली एयर करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो करने लगते हैं। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिला। एयर करंट्स को फॉलो करते हुए जो वॉल्केनिक ऐश है ना, और जो गैस है वो ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ आने लगी, है ना। इंडिया में गुजरात और राजस्थान की तरफ से एंटर करी, और उसके बाद दिल्ली और यूपी की तरफ भी ये गई हैं। ठीक है, और इस ट्रेजेक्ट्री को ही या इस पाथ को ही फॉलो करते हुए ये एक्सपेक्टेड है कि ये मतलब कल शाम, यानी कि जो बीत गया कल, उसकी शाम तक ये चाइना तक पहुंच जाएंगी। अब ये डेंजरस क्यों है, वही मैंने आपको चीज़ें सारी बताई दी ऊपर वैसे, कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल निकलता है वो हेल्थ हजार्ड है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। ये जो प्लूम है वो मूविंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर था, तो इससे जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए तो खैर कोई खास खतरा नहीं था, बट जो एयरप्लेन्स हैं उनके लिए रिस्क था। जो कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं, खासकर जो लंबे दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, वो 10 से 14 किलोमीटर अबव दी सरफेस ऑफ दी अर्थ मूव करती हैं। ठीक है, मतलब ज़मीन से 10 से 14 किलोमीटर हाइट पर, तो इसलिए उनके लिए खतरा था। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सेंटर्स जो कि वॉल्केनिक इरप्शंस पूरे दुनिया में ट्रैक करता है, उसने यहाँ पर अलर्ट्स दिए थे कि पॉसिबल कुछ रिस्क हो सकता है। उन्होंने कम्युनिकेशन सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट किया रियल टाइम पर, जिसके बाद फिर जो एयर ट्रैफिक है उसको मैनेज किया गया। ठीक है, अब ये जो वॉल्केनिक प्लूम्स का मूवमेंट है ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है। ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो अगले 2 दिनों में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और ओवर द टाइम्स जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं, है ना। और ऐसी कंसंट्रेशन उनकी, मतलब वो जगह जगह, मतलब दूर तक फैल जाएंगे, पूरे दुनिया के आसमान में फैल जाएंगे, तो फिर उनकी कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी कि मतलब कम हो जाएगी कि जितनी तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाउड्स बन जाएं या रेन हो जाए, तो उसकी वजह से भी उनका असर काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन जो गैसेज हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफ़ी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रह सकती हैं, और ये गैसेस तो वैसे भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी जो प्लूम में क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन में कुछ सिग्निफिकेंट जो मतलब एडिशन है, या आप कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट राइज है, वो नहीं फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वैसे भी ये गैसेज हैं, थोड़ा बहुत इससे और ऐड हो जाएंगी, है ना। समझ गए बात? पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक आर्टिकल जो हमें कल के न्यूज़पेपर से देखना था, कल एक ही आर्टिकल था, तो हम लोगों ने कल सेशन नहीं लिया, आज हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो हमारे देश के 53rd CJI बन गए हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। ठीक है, मतलब इन द रिसेंट टाइम्स आप कह सकते हैं थोड़ा लंबे समय तक इनका टेन्योर रहेगा, क्योंकि पीछे अभी जो जस्टिस BR गवई थे उनका टेन्योर काफ़ी छोटा था कंपैरेटिवली, तो इनका टेन्योर 2027 तक रहेगा। ठीक है, और इनको यहाँ पर शपथ जो है वो दिलाई जा चुकी है। अब हम यहाँ पर एक आर्टिकल की बात करें जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आर्टिकल है ये वाला। ठीक है,
नेवी कमीशन साइलेंट हंटर INS माहे आफ्टर 2 years ऑफ ट्रायल। ठीक है, इंडियन नेवी ने यहाँ पर कमीशन किया है एक INS, दैट इज इंडियन नेवल शिप की यहाँ पर कमीशनिंग हुई है जिसका नाम है INS माहे। ठीक है, ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एंटी सबमरीन का मतलब क्या है? सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी। ठीक है, ये एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन से अगर कहीं पर कोई वॉरफेयर के दौरान, किसी युद्ध के दौरान, किसी वॉर के दौरान अगर सबमरीन से कोई अटैक होता है तो उसको काउंटर करने के लिए है। ठीक है, और शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि पानी में बहुत गहराई पे नहीं रहेगा, शैलो में पानी में रहेगा। ठीक है, इसमें जो कंटेंट है, जो इसके मतलब कंपोनेंट्स वगैरह हैं, 80% इंडिजीनियस हैं। और इसको जो है वो कमीशन किया गया है एट दी नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई। ठीक है, 2 साल के ट्रायल्स के बाद इसको कमीशन किया गया है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये INS माहे जो है ये माहे क्लास का है, मतलब ये वाली जो क्लास है ना, इसका ये पहला ही शिप है और आगे इसमें एक्सपेक्टेड है कि और शिप आएंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए, वो ये है कि ये जो क्लास है ये एक एग्जिस्टिंग क्लास हुआ करती थी, दैट इज़ मतलब ये जो एंटी सबमरीन है, इस तरीके के एक और शिप हुआ करते थे जिनको कहते थे हम अभय क्लास। ठीक है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। अभय क्लास जो है वो 1980s के दशक में जो है वो एक्टिव हुआ करती थी। इसमें बेसिकली 4 शिप हुआ करते थे और इसका जो अंतिम शिप था अभय क्लास का, दैट वाज INS अग्रय। ठीक है, INS अग्रय जो है इन सबको रिटायर कर दिया गया है। रिसेंटली इसका जो डीकमिशनिंग हुई है दैट इज इन 2017 में इसको डीकमिशन किया गया है INS अग्रय को, जो कि INS अभय या आप कह सकते हैं अभय क्लास का एक एंटी सबमरीन ये वाटर ये मतलब एंटी सबमरीन शिप्स हुआ करते थे अभय क्लास के। 1980s के समय में दशक में ये एक्टिव हुआ करते थे, है ना। और 2017 में जो है वो इसका लास्ट शिप दैट इज INS अग्रय, इसको डीकमीशन किया गया है। तो उसी क्लास को ये रिप्लेस कर रहा है, दैट इज माहे क्लास, और इसका ये पहला शिप है दैट इज INS माहे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है और वो ये है कि हालांकि ये कार्यक्रम तो किसका था? नौसेना का था, नेवी का था, लेकिन यहाँ पर जो आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्मी के जो चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया था। ठीक है, हालांकि मैंने बताया कि कार्यक्रम जो है वो नेवी का था, लेकिन पहली बार किसी नेवी के इस तरीके की कमिश्निंग सेरेमनी में आर्मी के जो चीफ हैं उनको यहाँ पर इन्विटेशन भेजा गया था। तो ये बेसिकली एक जो आपको याद होगा, हमने कई बार इसको लेकर बात की है, थिएटर कमांड्स को बनाने की बात की जा रही है ना। थिएटर कमांड्स में जो बात है उसमें यही है कि जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जॉइंटनेस की बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से उसी तरफ एक इशारा कर रहा है ना, कि नेवी के कमिश्निंग सेरेमनी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाना, ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है जो जॉइंटनेस वाली बात है वो। ठीक है, इसको आप बेसिकली जो थिएटर कमांड्स का इशू है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी माहे तो आपको पता ही होगा क्या है। ठीक है, माहे बेसिकली एक कोस्टल एनक्लेव है ऑन दी मालाबार कोस्ट, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी का हिस्सा है ना। माहे, यानम, कराईकल, ये सब आपको पता है ना। तो माहे ये वही है जो बेसिकली आपका मालाबार कोस्ट में है, लेकिन ये पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे, है ना, कल वाला एक और आज वाले 2। तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप CSET लाइव क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जो हमारा ये लाइव क्लास का बैच चल रहा है इसमें या तो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप इसमें चाहें तो 49 रुपीज़ का ट्रायल 49 रुपीज़ पे करके ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए इस QR कोड या UPI ID के थ्रू आप 49 रुपीज़ पे करें, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ से आप जितनी भी हमारी लगभग 10 के आसपास क्लासेज हैं, डेमो क्लासेज, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है,
और वहीं 2026 और 27 के लिए हमारा मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो इसको जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें, ज़्यादा लेट ना करें। इसका आपको बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या तो वहाँ से या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके भी आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है जो ऑलरेडी चल रही है, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की। आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स या बाकी और भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।